hollow tube. इनसाइड द ट्यूब तो b की वैल्यू 0 होती है, और आउटसाइड द ट्यूब अगर हम लिखें तो b की वैल्यू बराबर होती है म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2 पाई r, exactly same as that produced by an infinitely long wire, है ना? सर स्क्रीन परमिशन दे देता हूँ। Yes. तो देखिए बच्चों क्या है, P due to infinitely long hollow cylinder carrying current. तो कैसा b की वैल्यू होती है बच्चों? ये अगर ट्यूब है हमारे सामने, इनफाइनाइटली लॉन्ग होनी चाहिए बस। तो इसके अंदर तो b की वैल्यू हो जाती है 0, और ट्यूब के बाहर अगर बात करें at a distance small r from the axis, तो b हो जाता है म्यू नॉट I by 2 पाई b at r less than capital R and b at r greater than capital R कितना होता है? म्यू नॉट I divided by 2 पाई। ये ऐसी वैल्यू b की आती है। b वर्सेस r का ग्राफ बनाएंगे तो वो कैसा बनेगा? वो इस तरह का बनेगा। पहले 0, फिर उसके बाद एकदम से बढ़ करके फिर उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी।
सरफेस पर अगर बी की वैल्यू देखोगे तो वो आएगी म्यू नॉट आई बाई 2 पाई कैपिटल। ये बात समझ में आती है? Yes, sir. अब हम बात करेंगे बी ड्यू टू। सर इसमें लास्ट पेज दिखाऊं? अरे लास्ट पेज में मैंने पिछली क्लास का ही पूरा रिपीट किया है बेटे, तब भी आप देख लो। डन। ओके बेटे, देखिए हम बात करते हैं बी ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर carrying current I. सॉलिड सिलेंडर की बात कर रहे हैं बच्चों, जिसमें कि आई करंट फ्लो कर रहा है। ये करंट पूरा वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है ना? पूरे वॉल्यूम में ये करंट। तो देखो ऑब्वियसली देयर इज अ सिमेट्री, है ना? सिमेट्री तो डेफिनेटली है कि अगर मैं एक्सेस के चारों तरफ बराबर बराबर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करूं तो वो हर जगह पर उसका इंटेंसिटी सेम आएगा, है ना? मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो आएगी वो हर जगह पर सेम आएगी। एक तो मैग्नीट्यूड में सेम होगा और ऊपर से क्या है, डायरेक्शन भी जो उसकी आएगी वो सेम आएगी। तो हम क्या लिखेंगे, b इंटू 2 पाई r इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई इनसाइड।
ये जरूर हमको लिखना पड़ेगा। इस लूप के अंदर अंदर से कितना करंट पास हो रहा है। देखो करंट तो बाहर से भी कुछ पास हो रहा होगा ना, तो हमें सिर्फ अंदर वाला करंट लेना। अब हम कैसे लिखेंगे, देखो करंट फ्लोइंग थ्रू पाई आर स्क्वायर एरिया, फ्लोइंग थ्रू एरिया पाई आर स्क्वायर, ये किसके बराबर है, आई के बराबर। इसका मतलब करंट फ्लोइंग थ्रू यूनिट एरिया, वो कितना हो जाएगा, आई डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर। तो ये वाला तो हमने स्मॉल आर रेडियस का लूप कंसिडर किया है ना, ये जो लूप हमने कंसिडर किया है ये तो स्मॉल आर रेडियस का है। तो करंट थ्रू एरिया पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर इंटू पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, यानी कि आई आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर का स्क्वायर। इतना करंट इस एरिया में से फ्लो कर रहा है। तो हम क्या लिख देंगे, P मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर स्क्वायर। स्मॉल आर से स्मॉल आर कैंसिल हो जाएगा, तो B की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर। और आई बाई पाई कैपिटल आर स्क्वायर को क्या लिख देंगे हम, जे करंट डेंसिटी, तो म्यू नॉट जे आर बाई 2। इस तरह से भी आप इसको समझ सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है बच्चों? यस सर। देखो बेटे बात क्या है कि जो आप इसका मैग्नीट्यूड देख रहे हो वो स्मॉल आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एंड व्हाट इज स्मॉल आर, स्मॉल आर इज distance. distance from the axis of the wire, distance from the axis of the wire. Distance from the axis of the wire. ठीक है,
मतलब एक्सेस पे, एग्जैक्टली एक्सेस पे आप जाके बैठ जाओगे तो वहां पर 0 होगा, लेकिन जैसे जैसे एक्सेस से आप बाहर बढ़ते जा रहे हो, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में जाते जाओगे, तो बी की वैल्यू जो है वो बढ़ती जाएगी, है ना। एज स्मॉल आर इंक्रीजेस, बी इंक्रीजेस। As small r increases, b increases। लेकिन क्या यही ट्रेंड बाहर भी एप्लीकेबल रहेगा, वो हमें देखना होगा। नोट कर लिया था ना बच्चों वो वाला? Yes, sir. Yes, sir. देखो, बाहर की बात करते हैं। Now for points which lie outside this wire, क्या होगा? एक्सेस से ही डिस्टेंस हम स्मॉल आर बोल रहे हैं। इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है और वायर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है। अब क्या है, ये एक्सेस से बराबर डिस्टेंस पर जाकर के हम वायर के चारों तरफ मूव कर जाते हैं। Let us move at equal distance from the axis around the wire। तो क्या होगा, P डॉट dl का इंटीग्रल जब हम लिखेंगे तो वो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी म्यू नॉट टाइम्स करंट इनसाइड। उसको आप लिख सकते हो, बिकॉज देयर इज सिमेट्री। देखो, सिमेट्री के आर्ग्यूमेंट से ही हम बोल सकते हैं कि भाई मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस जो होंगी या जो डायरेक्शन होगी वो इस तरह से ही होगी, हर जगह पर डीएल वेक्टर के पैरेलल पैरेलल ही मैग्नेटिक फील्ड भी चलेगा। तो LHS हमारे पास क्या बन जाएगा, LHS बन जाएगा B इंटू 2πr इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट। इसका मतलब B की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2π। ये ऐसी B की वैल्यू हमें मिल जाएगी। मतलब बाहर तो क्या हो रहा है, आउटसाइड द सरफेस ऑफ द सिलेंडर as small r increases। स्मॉल r increases से हमारा मतलब क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सेस increases, strength of magnetic field decreases।
है ना, and it is same as that of the hollow tube. Which is same as that a of a wire. इसका ग्राफ कैसा बनेगा बच्चों? Straight line. पहले स्ट्रेट लाइन Yes, sir. और बाद में तो वही हाइपरबोलिक ग्राफ. और इसके लिए भी क्या होगा, बी जो है वो सरफेस पे ही मैक्सिमम होगा. जैसे इस एक्सप्रेशन में आप स्मॉल आर को कैपिटल आर पुट कर दो, या पीछे वाले एक्सप्रेशन में स्मॉल आर को कैपिटल आर पुट कर दो, तो वो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई कैपिटल आर के बराबर वैल्यू ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए, जैसे मान लो आपसे कुछ ऐसा सवाल पूछा जाए कि एक, सर सर हाँ बेटे, सर अभी आप हमने क्या देखा कि इसमें सब सिमिलर टू वायर है ना सर. तो हम लोग वायर को भी एक छोटा सिलेंडर मान ही सकते हैं ना, एकदम छोटे रेडियस का. हाँ सही बात है, बिल्कुल नेग्लिजिबल रेडियस का सिलेंडर ही मान सकते हो, सॉलिड सिलेंडर उसका, है ना. देखो, जैसे मान लो ये एक वायर है जिसमें से आई करंट फ्लो हो रहा है, और उसमें से हमने क्या किया, थोड़ा कैविटी हमने कट कर लिया उसमें. अब क्या है, ये रेडियस हमें दी हुई है कैपिटल आर, और इधर वाली रेडियस दी हुई है कितनी, आर बाई 2. ठीक है, और हमसे कहा गया है कि द रिमेनिंग पोर्शन कैरीज यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी J.
तो हमें क्या करना है, फाइंड द magnitude of the strength of magnetic field at point A and at point तो देखो बच्चों कैसे करेंगे इसको। ये जो हॉलो पोर्शन है इसमें हम मान लेंगे कि करंट डेंसिटी जे भी एग्जिस्ट करती है और करंट डेंसिटी माइनस जे भी एग्जिस्ट करती है। assume that current density J and minus J exists in the hollow portion. बेटा ये बेसिकली क्या है, ये एक इनफाइनाइटली लॉन्ग हॉलो सिलेंडर का टॉप व्यू बताया हुआ है, ये समझ लीजिए आप। दिस इज टॉप व्यू ऑफ infinitely long solid cylinder. टॉप व्यू ऑफ इनफाइनाइटली लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर, वो इतना ही है। अब क्या है, अब जैसे आपको मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पॉइंट ए पे लिखनी है, तो वो हो जाएगा strength of magnetic field at A due to J plus strength of magnetic field at A due to minus J. अब J की वजह से A पर अगर आपको लिखनी है, जितना भी पॉजिटिव चार्ज है ना बेटे, उसकी वजह से लिखनी है अपने को, तो क्या फॉर्मूला होता है, वो होता है म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू कैपिटल R, है ना। और माइनस J की वजह से लिखना है तो देखो अपोजिट डायरेक्शन में ही आएगा। अब वो डायरेक्शन कौन सी होगी, वो करंट पे डिपेंड करता है। मान लो करंट की डायरेक्शन जो है वो इस तरह की है कि करंट बाहर आ रहा है, पूरे पूरे पोर्शन में से करंट कैसे है,
बाहर आ रहा है। तो क्या होगा, कि ये जो सॉलिड वाला जो प्लस जे वाला है वो तो मैग्नेटिक फील्ड ए पॉइंट पर ऊपर की ओर प्रोड्यूस करेगा और माइनस जे वाला नीचे की ओर प्रोड्यूस करेगा। तो हम नेट पर कैलकुलेट करने के लिए इसको सब्ट्रैक्ट करके कर सकते हैं, है ना। तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, mu naught I upon 2 pi r by 2. अब इसकी वजह से कैसे लिखेंगे, माइनस जे की वजह से, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर बाय, बिल्कुल सही बात है, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर बाय। अब आई की जगह कुछ आई डैश आएगा बेटे, है ना, क्योंकि जितना करंट इस बाहर वाले में से पास हो रहा है उतना अंदर वाले में से थोड़ी पास होगा, तो वो अलग आएगा। तो ये आ जाएगा, अब आई को जे के टर्म्स में लिख दो आप, तो आई जे मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई आर माइनस म्यू नॉट आई डैश, तो आई डैश को क्या लिख देंगे, जे इंटू पाई इंटू आर बाई 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 से 2 कैंसिल हुआ तो ये वैल्यू आ गई कितनी, पाई। तो ये हमारे पास पाई से पाई कैंसिल होता है, आर से आर कैंसिल होता है, तो म्यू नॉट जे आर बाई 2 माइनस म्यू नॉट जे आर बाई 4। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू नॉट जे आर बाई, ये ए पॉइंट पर स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इतनी आ जाएगी। क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चे? Yes, sir. फिर उसी तरह से ए बी पॉइंट की अगर बात करोगे तो जो आई करंट फ्लो हो रहा है उसकी वजह से तो वही बनेगा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, और वो बनेगा किधर, डाउनवर्ड डायरेक्शन, है ना। Sir, upward direction होगा ना? और जो इधर वाला पार्ट है उसकी वजह से किधर होगा, उसकी वजह से अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो ठीक है, हम अभी डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेके कर दे, बाद में साइन वगैरह लगा देंगे, तो इसको तो हटा। लेकिन ये तो समझ में आ गया कि माइनस तो करना है, म्यू नॉट आई डैश डिवाइडेड बाई 2 पाई, अभी इधर 3r/2 करना पड़ेगा ना, क्योंकि अब ये वाली पूरी डिस्टेंस लेनी पड़ेगी कि नहीं। Yes, sir. तो यहाँ से क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर में से सब्ट्रैक्ट कर दें, अब आई की वैल्यू भी पुट करते जाओ साथ में, Sir, आई को लिख देते हैं म्यू नॉट जे इंटू पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई आर माइनस म्यू नॉट जे पाई आर बाई 2 का होल स्क्वायर यानी आर स्क्वायर बाई 4 डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू 3r/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट जे आर बाई 2
माइनस म्यू नॉट जे आर बाई 12। बोलो बेटे। सर ये जो हॉलो पोर्शन है उससे अगर बी पे निकालेंगे तो सर आउटसाइड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे ना सर। हाँ, तो सर तो म्यू आउटसाइड नॉट वाला फॉर्मूला यही तो है। सर आउटसाइड में तो म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर है ना। वो इनसाइड में है बेटे। म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर जो है वो इनसाइड में है ना। सॉरी सर सॉरी। ठीक है, ये वाला जो फॉर्मूला है वो किसके लिए है? फॉर बी, फॉर आर लेस देन कैपिटल आर के। सर एक डाउट था, तो हम लोग ने वो माइनस जे के लिए r/2 डिस्टेंस क्यों दिया सर? कहाँ के लिए बेटे? माइनस जे के लिए कितना डिस्टेंस लिया? r/2। बेटे हाँ डिस्टेंस हमेशा सेंटर से काउंट होता है ना। तो जब हम ए पॉइंट पे लिख रहे थे तो माइनस जे का सेंटर ये है, तो यहाँ से ए की डिस्टेंस r/2 ही तो है। ये हाँ वाला सर। जो इसी की बात कर रहे हो ना तुम, 2 पाई यहाँ पे यस सर। r/2 किया था। और जब बी पे लिखने जाओगे तो सेंटर से डिस्टेंस 3r/2 हो जाती है, तो यहाँ पे 3r/2 लिया है। सर हम लोग बी में लिखते वक्त वो आई डैश क्यों लिखा हम लोग ने? वो बी में जो जो हम लोग ने निकाला तो माइनस जे के लिए हम लोग ने आई डैश क्यों लिया? आई डैश मतलब मेरे को पता नहीं था ना कि उसमें से करंट कितना पास हो रहा है, तो मैंने उसको आई डैश मान लिया, फिर आई डैश को जे के टर्म्स में लिख दिया। ओके सर। है ना बेटे? जब आपने इस वाले पोर्शन में जे और माइनस जे करंट डेंसिटी मानी, इसका मतलब आपने क्या किया? आपने बाहर की तरफ फ्लो होने वाला करंट भी ऐड कर दिया और अंदर की तरफ फ्लो होने वाला करंट भी ऐड कर दिया, और इस वाले बाहर वाले को इस वाले बाहर वाले के साथ क्लब करते हुए अब आपके पास रिजल्टेंट सिस्टम पता है कैसा जनरेट हो गया? एक तो जनरेट हो गया ये वाला, ऐसा वाला जनरेट हो, और एक आपके पास जो सिस्टम जनरेट हो गया वो ऐसा वाला जनरेट, है ना। तो जो कंप्लीट है उसमें तो करंट बाहर ही बाहर आ रहा। ठीक है, और इसमें करंट किधर जा रहा है? अंदर।
डन सर। समझ में आ गया बच्चों सबको? सर तो Yes, जो sir. बीच पे वहाँ पे आपने नीचे की तरफ एरो क्यों नहीं बनाए? हाँ, कहाँ पर बेटे? तो हम लोग ने बी ऑफ बी लिया। हाँ मतलब हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि जो रिजल्टेंट जो यहाँ पे आ रहा है, ये रिजल्टेंट ऊपर आ रहा है ना, और ये वाला रिजल्टेंट किधर आ रहा है? ये नीचे आ रहा है। दैट इज करेक्ट। ये वाला नीचे की तरफ है और ये वाला ऊपर की तरफ। वहां पर ये ऊपर था और ये वाला ये बात समझ में आती है बच्चों? Yes, sir. सर अगर हम सॉलिड वाले में करंट को इनसाइड लेते हैं और कैविटी में करंट को आउटसाइड लेते हैं तो भी हो जाता है सर। तो फिर ये पूरी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, बिल्कुल सही बात है। अगर सॉलिड वाले में इनसाइड ले लें करंट को तो डायरेक्शन ऑफ कोर्स जो है वो चेंज हो जाएगी। देखिए अब मान लो हमें ये कैलकुलेट करना है कि अगेन हमें एक इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है और उसके अंदर इस तरह की अब मैंने कैविटी बनाई। ये रेडियस जो है वो हमें दी हुई है कितना? कैपिटल आर। अब हमें क्या प्रूव करना है कि प्रूव दैट in a coaxial cylindrical cavity the strength of
magnetic field is uniform. Prove that in a coaxial cylindrical cavity, the strength of magnetic field is uniform. अब ये बात कैसे प्रूव करेंगे बच्चों? देखो, इसके लिए पता है अपने को क्या है, एक वेक्टर लॉ की जरूरत पड़ेगी। वेक्टर लॉ क्या कहता है कि जैसे ये 2 पेज पहले जा करके देखो, हमने यहाँ पर b की वैल्यू इतनी डिराइव करी थी ना, म्यू नॉट जे आर बाई 2। इसी को अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना हो ना बच्चों, तो b वेक्टर एट r लेस देन कैपिटल R को पता है मैं कितना लिखूंगा, म्यू नॉट बाई 2 इंटू जे क्रॉस आर। म्यू नॉट बाई 2 इंटू जे क्रॉस आर, ऐसा लिखूंगा मैं वेक्टर। ऐसा क्यों भाई? ऐसा इस वजह से, हाउ इज दिस जस्टिफाइड? सी विद मैग्नीट्यूड वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, तो मैग्नीट्यूड तो म्यू नॉट जे आर बाई 2 ही आ जाएगा, क्योंकि जे वेक्टर और आर वेक्टर के बीच में एंगल तो 90 डिग्री है ही सही। मैं डायरेक्शन को भी जस्टिफाई कर देता हूँ, देखो कैसे। मान लो इस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकालनी है, तो ये जो वेक्टर होगा ये वेक्टर कहलाएगा वेक्टर आर, और ऊपर ऊपर की तरफ जो वेक्टर होगा वो वेक्टर कहलाएगा क्या, वेक्टर जे। तो हमें करना है जे क्रॉस आर, तो जे क्रॉस आर की डायरेक्शन ऐसे अंदर की तरफ आ रही है, क्या इसी डायरेक्शन में स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी? और अगर आपको लेफ्ट साइड में पता लगानी है तो जे क्रॉस आर करो, तो जे क्रॉस आर करेगा तो वहां पर डायरेक्शन ऐसे बाहर की तरफ आ जाएगी। तो क्या पूरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसी तरह की आ जाएंगी जैसे ये वायर प्रोड्यूस कर रहा है, जे क्रॉस आर जे क्रॉस आर जे क्रॉस आर करते जाओगे तो? यस सर। तो जे क्रॉस आर जो है वो perfectly justifies this expression, perfectly justifies the magnitude as well as direction of vector b. तो हम इस एक्सप्रेशन का यूज करेंगे और जो हमें पूछा गया है वो प्रूव करेंगे। देखो क्या है, फिर से हम क्या करेंगे, assume there exists a current density J and minus J in the cavity.
there exists a current density J vector and minus J vector in the cavity, है ना? तो क्या होगा बच्चों? J वेक्टर की वजह से मान लो इसको हम C1 नाम दे देते हैं, इसको C2 नाम दे देते हैं। तो B at point P को मैं कैसे लिखूंगा? B at P due to J plus B at P due to minus J. B at P due to J, B at P due to minus J. तो P पॉइंट पर J की वजह से करंट डेंसिटी क्या होगी? म्यू नॉट बाई 2 वेक्टर J क्रॉस C1P वेक्टर, ऐसा लिख सकते हैं, और माइनस J की वजह से हो जाएगा म्यू नॉट बाई 2 माइनस J वेक्टर क्रॉस C2। देखो वेक्टर फॉर्म यूज कर रहे हो तो फिर क्या है, ऑल यू नीड टू डू इज रिप्लेस J बाई, J को माइनस J से रिप्लेस कर दो, ठीक है? तो बस आपका काम हो गया है। चलिए, ये बात समझ में आती है बच्चों? यस सर। yes sir, वो अपने आप माइनस साइन जो है वो डायरेक्शन को अकाउंट में ले लेगा। तो क्या हो जाएगा बेटे? म्यू नॉट बाई 2 और J वेक्टर आप कॉमन ले लें तो हो जाएगा C1P वेक्टर माइनस C2P वेक्टर। तो ये आ जाएगा कितना? C1P वेक्टर माइनस C2P वेक्टर करोगे तो कितना आ जाएगा? ये है C1P वेक्टर और इधर है कितना? C2P वेक्टर। तो C1P वेक्टर माइनस C2P वेक्टर करेंगे तो क्या ये C1 C2 वेक्टर आ जाएगा क्या बच्चों? yes sir, क्योंकि इस ट्राइंगल से आप देख सकते हो कि C1 C2 वेक्टर प्लस C2P वेक्टर बराबर है किसके? C1P वेक्टर। मतलब C1 C2 वेक्टर इज इक्वल टू C1P वेक्टर माइनस C2P वेक्टर। तो ये आ जाएगा म्यू नॉट बाई 2 J क्रॉस C1 C2। ये स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इतनी। अब देखो क्या ये कांस्टेंट आ गया है बेटे? यस सर।
तो सिलेंडर के अंदर अगर एक सिलेंड्रिकल कैविटी हम बना दें तो वो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का रीजन होगा। वापस पेज दिखाइए ना, हाँ बेटे, वापस पिछला वाला पेज दिखाइए ना। हाँ हाँ हाँ। डन सर। ओके बेटे। अब हम बात करते हैं किसकी बच्चों, बी ड्यू टू सोलिनॉइड, बी ड्यू टू अ सोलिनॉइड। ठीक है, सोलिनॉइड बेसिकली क्या होता है भाई? सोलिनॉइड की अगर मैं बात करूं तो ये एक, इसमें एक हॉलो ट्यूब होती है। हॉलो सिलेंडर भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। और ये इस तरह के टर्म्स बंधे हुए होते हैं उसमें। ये इस तरह का है ना, पूरा बनाने में तो बहुत समय लग जाएगा। तुम लोग समझ गए बच्चों, फील आ गई इसकी कैसा? यस सर। हाँ ये सर। पूरा बना हुआ है यहाँ तक, है ना, पूरा बना हुआ है ऐसा। एंड ऑल दीज आर वेरी क्लोजली बाउंडेड टर्म्स। कैपिटल N is total number of closely bounded terms, और L क्या है? L is length of the solenoid. L is length of the solenoid. तो
स्मॉल n को क्या लिखेंगे, कैपिटल N डिवाइडेड बाय L। स्मॉल n की वैल्यू इतनी आ जाएगी, कैपिटल N डिवाइडेड बाय, वेयर स्मॉल n क्या होता है, स्मॉल n इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब हमें ये पता लगाना है कि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो, है ना बच्चों। इस सोलिनॉइड के अंदर स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इसके बाहर स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, ये हमें पता लगाना। ये जो गैप मैं दिखा रहा हूँ ना, एक्चुअल में गैप होता नहीं है, ये बिल्कुल क्लोजली बाउंडेड टर्म्स होता है बच्चों, है ना। एक के बाद एक के बाद एक वायर होता है, इंसुलेटेड वायर्स होते हैं ना, एक दूसरे से ऐसा नहीं कि बिल्कुल कांटेक्ट में आ गए तो स्पार्क स्पार्क क्रिएट हो गया, ऐसा नहीं। अब ये कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक ऐसा लूप बनाते हैं, consider an Amperian loop like this, A, B, C, है ना। ये जो पूरा AD तो है वो कंप्लीटली सोलिनॉइड के अंदर है, ठीक है। AB का कुछ पोर्शन अंदर है, कुछ बाहर है, CD का भी कुछ अंदर है, कुछ बाहर है, और BC सोलिनॉइड से जस्ट बाहर। और ये जो साइज ऑफ द डायमेंशंस ऑफ द लूप आर नेग्लिजिबल, तो हम क्या करें, अप्लाई एम्पियर्स लॉ ओवर ABC। ABCD पर एम्पियर्स लॉ अप्लाई करते हैं। तो क्या है देखो, अच्छा ये एक तरीके से हम इनको कई सारे सर्कुलर लूप्स की तरह से मान सकते हैं ना बच्चों, मान सकते हैं कि नहीं मान सकते, हाँ सर। कई सारी सर्कुलर कॉइल्स की तरह से मान सकते हैं, विच आर स्टैक्ड वन आफ्टर द अदर। तो आप करंट की डायरेक्शन में राइट हैंड की फिंगर्स को अगर रोटेट करोगे तो एक्सिस पर तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन D से A ही आ जाएगी, है ना। यस सर। और हम क्या मान के चल रहे हैं कि एक मतलब आइडियल सोलिनॉइड है, मतलब इसकी जो लेंथ है ये रेडियस के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, लेंथ इज वेरी स्मॉल, वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू द रेडियस। तो मतलब बहुत पतला सा वायर है, ये वायर कैसा है, बहुत पतला सा वायर। इसकी वजह से हमें
मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी। तो हम क्या करें, ये जो पूरा DABCD वाला जो लूप है इसमें अप्लाई करते हैं इंटीग्रल B.dl is equal to mu naught times I inside। तो ये कुछ ऐसा है। तो यहाँ पर तो B की डायरेक्शन ऐसा ही है, D से A में, तो A से B में भी इसी तरह की डायरेक्शन में होगा, है ना। और एक बात समझिए आप कि क्या होगा, ये पूरे BC पोर्शन में स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 ही आ जाएगी बच्चों। कारण क्या है, जैसे एक सर्कुलर लूप आप ये वाला कंसिडर करो, एक सर्कुलर लूप ये वाला कंसिडर। अपन ने कहा था ये सर्कुलर लूप जो है वो बार मैग्नेट की तरह से बिहेव करता है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी होंगी, है ना, और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह की होंगी। ठीक है, अब बात क्या है कि इसके जस्ट जस्ट बाहर जब आप जाओगे ना, मतलब आप ऐसे इस तरह से समझ सकते हो इसको कि आपने इसका अगर क्रॉस सेक्शन देखोगे, सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन देखोगे, तो क्या होगा, मतलब लेंथ के अलोंग कट कर दिया हमने इसको, है ना। कैसे कट कर दिया, लेंथ के अलोंग कट कर दिया, तो यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है ऐसे अंदर जाते हुए, और यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है ऐसे बाहर। है ना। अब जिनमें से करंट अंदर जा रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट करेगा, इस पॉइंट पर ऐसे, और जिसमें करंट बाहर आ रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट करेगा, कुछ इस तरह। बीच की क्या स्थिति है, जिसमें करंट अंदर जा रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा ऐसे, और जिसमें करंट बाहर आ रहा है वो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और सबसे बाहर कैसे देखेंगे, जिसमें करंट अंदर जा रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा ऐसे, जिसमें करंट बाहर आ रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा कुछ इस तरह। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड 0, इधर भी 0, बस ये बीच ही बीच में मैग्नेटिक फील्ड नॉन 0 रहेगा, बाकी सॉलिनॉइड के जस्ट बाहर भी 0 है दोनों तरफ। तो जब मैं B.dl करने जाऊंगा बच्चों, तो B.dl को मैं कैसे इंटीग्रेट करूंगा, 4 हिस्से में डिवाइड कर दूंगा इसको। B.dl A से B वाले पार्ट के लिए निकाला, B.dl हमने B से C वाले पार्ट के लिए निकाला, B.dl हमने C से D वाले पार्ट के लिए निकाला, और फिर B.dl हमने D से A वाले पार्ट के लिए इसको कैलकुलेट
ये किसके बराबर होगा, म्यू नॉट टाइम जो इस लूप में से जो करंट पास हो रहा है उसके बराबर। अब इस लूप में से करंट वही पास हो रहा है ना जो इतनी लेंथ में पास हो रहा है। मान लो ये वाली जो लेंथ है वो कुछ x है और ये वाली लेंथ y। तो कितने टर्न्स इस x लेंथ में से पास हो रहे हैं, n मल्टीप्लाइड बाई x टर्न्स इस लेंथ में से पास हो रहे हैं, हर टर्न का करंट I, है ना। तो बेसिकली अब देखो a से b में जब आप b वेक्टर डॉट dl करने जाओगे तो जीरो हो जाएगा। वाई, बिकॉज dl वेक्टर और b वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और बाहर तो जीरो ही है। d से c में भी जीरो हो जाएगा, c से d में भी ये वैल्यू जीरो हो जाएगी। d से a की बात करें तो b मल्टीप्लाइड बाई x आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, b इंटू एक्स इक्वल टू म्यू नॉट एन एक्स आई। तो x से x कैंसिल हो जाएगा तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू नॉट एन आई b की वैल्यू। सर ये डायरेक्शंस रिपीट करो ना। क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चों? यस सर। देखो डायरेक्शन का कुछ लोग बोल रहे हैं सर डायरेक्शन एक बार फिर से समझा दो। डायरेक्शन का ऐसे समझो बेटे कि ये जो सोलिनॉइड है इसका क्रॉस सेक्शन आपको कुछ इस तरह का दिखाई देगा और करंट यूं फ्लो हो रहा है ना ऐसे, तो ऐसा लगेगा कि यहाँ से करंट अंदर जा रहा है ऊपर वाली लाइन में, और जो नीचे वाली लाइन है उसमें से करंट बाहर निकल रहा है। ये ऐसा है ना। अब आप क्या करो, देखो बेटे जैसे इस पॉइंट पर आपको स्ट्रेंथ निकालना है तो आइडियल वेक्टर तो अंदर है, आर वेक्टर इधर हो गया, तो आइडियल क्रॉस आर आप करोगे, आइडियल क्रॉस आर करो ना तो इधर आएगा। किसी भी वायर के लिए लेकर के आप आइडियल क्रॉस आर करोगे तो इसी डायरेक्शन में वो स्ट्रेंथ आएगी। जबकि ये बाहर वाले की वजह से जब आप करोगे तो आइडियल क्रॉस आर इसकी वजह से करोगे तो वो इधर आए। ये बात समझ में आती है बच्चों? यस सर। सर एक बार लास्ट पे जो देखो, हाँ बेटे, लास्ट पेज। लास्ट पे ये वाला। डन सर।
ठीक है, तो P ड्यू टू आइडियल सोलेनॉइड का क्या फॉर्मूला होगा बेटे? P ड्यू टू आइडियल सोलेनॉइड का फॉर्मूला होगा म्यू नॉट एन आई। ये कहाँ पे लगेगा? इनसाइड द सोलेनॉइड इन द मिडिल रीजन। सर मिडिल रीजन का मतलब क्या है? मतलब क्योंकि अपन ने इसको काफी बड़ा माना है, तो ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल एंड पॉइंट पे पहुंच जाओ, बिकॉज at end point symmetry will get lost, right? So if you are in the middle of the solenoid, then this expression will work very well, है ना? And direction of B is along the axis of the solenoid. Direction of B is along the axis of the solenoid. और एक्सिस में किधर? राइट की तरफ की लेफ्ट की तरफ? तो आपको क्या करना है? रोटेट फिंगर्स ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। In the solenoid. So vector B will be along the axis of the vector B will be along the axis of the solid. सर एक बार वो डेरिवेशन वाला पेज दिखाना प्लीज। क्या बोल रहे हो बेटे? सर एक बार डेरिवेशन वाला पेज देखना। डेरिवेशन वाला प्रोजेक्ट था। डन सर। ओके, अब देखो इसमें एक बात और होती है कि बी एट एंड पॉइंट्स क्या होगा? बी एट एंड पॉइंट्स अगर हम लिखते हैं तो वो होता है म्यू नॉट एन आई बाई 2 के बराबर। वो म्यू नॉट एन आई नहीं होता, वो म्यू नॉट एन आई बाई 2 हो जाता है। भाई ये 2 का फैक्टर कहाँ से आ गया? देखो 2 का फैक्टर इस तरह से आ जाता है कि जैसे मान लो बी आपको यहाँ कैलकुलेट करना है, तो ये ऐसे आप इसको करो। ऐसा लूप कंसिडर करो।
अब जब ऐसा लूप हम कंसिडर करेंगे तो क्या है, इस लूप में जब मैं बी डॉट डीएल करूंगा, है ना, तो वो तो कैसा आएगा, बी इंटू ये पूरी की पूरी लेंथ एक्स आ जाएगी। लेकिन जब मैं म्यू नॉट टाइम्स करंट इनसाइड कितना पास हो रहा है वो कैलकुलेट करूंगा, तो वो कैसे आएगा, एन इंटू एक्स बाई टू, ये नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाइड बाई करंट। तो बी की वैल्यू आ जाएगी कितना, म्यू नॉट एन आई बाई, ये वैल्यू बी की, ये बात समझ में आती है। Yes, sir. सर सर हाँ बेटे बोलिए। सर सोलेनॉइड एक तरह से एन नंबर ऑफ सर्कुलर लूप्स ही है ना, तो मतलब वो वाला फॉर्मूला तो लगा सकते हैं। एन नंबर ऑफ सर्कुलर टर्न्स ही है सोलेनॉइड, बिल्कुल सही बात है। देखो वहां से भी आप डिराइव कर सकते हो इसको, है ना, देखो वो वाला डेरिवेशन भी मैं आपको बता सकता हूँ। इसको आप सर्कुलर टर्न्स मान के भी डिराइव कर सकते हो। जैसे क्या है, ये रहा आपका सोलेनॉइड एंड भाई एक्सिस पर तो कम से कम कर ही सकते हैं हम। अब इसमें टर्न्स हैं कुछ, है ना, हम ऐसा करते हैं, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे जाते हैं और dx विड्थ का पोर्शन कंसिडर करें। कंसिडर अ पोर्शन ऑफ विड्थ dx। ठीक है बेटे। अब आप ये बात देखिए कि मेरे को मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ मान लीजिए किसी पॉइंट P पे पता लगानी है। ये x जो है वो, अब मैंने सही नहीं लिया, इसको चेंज करूंगा, देखो कैसे। और मेरे को स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे पता लगानी है, किसी पॉइंट P पे पता लगाना, ठीक है। तो यहाँ से मैं x डिस्टेंस पे गया और dx विड्थ का पोर्शन मैं कंसिडर कर रहा हूँ। आई एम कंसिडरिंग ए पोर्शन ऑफ विड्थ dx। अब इसमें से करंट फ्लो कर रहा है कुछ I और रेडियस मान लेते हैं r। तो क्या हो जाएगा, इसकी वजह से P पॉइंट पर स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लिखोगे तो वो आ जाएगा म्यू नॉट n नंबर ऑफ टर्न्स। तो नंबर ऑफ टर्न्स dx लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स को n dx लिख सकते हैं।
तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इतनी आ जाएगी, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2r² प्लस x² की पावर 3/2। और इसको हम इंटीग्रेट कर दें, इसको इंटीग्रेट कर दें कहाँ से कहाँ तक बच्चों। देखो ये जो P पॉइंट है, P पॉइंट की लोकेशन कुछ इस तरह की है कि इसको जब मैं P से ज्वाइन करता हूँ तो ये एंगल बनता है θ1, और उधर जब मैं ज्वाइन करता हूँ तो ये एंगल बन रहा है थीटा। ठीक है, और ये रेडियस तो r है इसमें। x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक सब्स्टिट्यूट करेंगे बेटे? x की लिमिट हम सब्स्टिट्यूट करेंगे जब लेफ्ट में जाएंगे तो माइनस r tan θ2 और राइट में जाएंगे तो प्लस r tan θ माइनस r tan θ2 से प्लस r tan θ1 तक इसकी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, है ना। अब देखो जो कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन dx अपॉन आर स्क्वायर प्लस x² की पावर 3/2 एंड इंटीग्रेटेड फ्रॉम माइनस r tan θ2 से प्लस r tan θ। तो x को सब्स्टिट्यूट कर दो कितना, r tan t, तो dx हो जाएगा कितना बेटे, r sec स्क्वायर t dt। x को सब्स्टिट्यूट कर दिया r tan t, तो dx हो गया कितना, r sec स्क्वायर t dt। अच्छा यार ये लिमिट हमने सही पुट नहीं करी है शायद, लिमिट माइनस गलत पुट कर, r माइनस r cot θ2 से प्लस r cot θ2 ऐसे है, माइनस r cot θ2 से प्लस r cot θ1, माइनस r cot θ2 से प्लस r cot θ। ठीक है, अब फिर से चाहो तो आप x को अब r cot t पुट कर सकते हैं या r tan t पुट कर सकते हैं, जो आपकी इच्छा है। इनफैक्ट यहाँ θ1 आना चाहिए, नीचे θ1 आएगा और ऊपर θ2, क्योंकि इस P पॉइंट के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो लेफ्ट साइड नेगेटिव करेंगे।
x की क्या वैल्यू हो जाएगी? x को क्या सब्स्टिट्यूट कर दें? r cot t ही सब्स्टिट्यूट कर दें। तो dx हो जाएगा माइनस r cosec स्क्वायर t dt। तो ये आपके पास हो जाएगा म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर बाई 2। dx को लिख दिया मैंने माइनस r cosec स्क्वायर t dt डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कॉट स्क्वायर टी। तो हो गया आर स्क्वायर कोसेक स्क्वायर टी। आर स्क्वायर कोसेक स्क्वायर टी की पावर 3/2 करूंगा तो कितना आ जाएगा? आर क्यूब कोसेक क्यूब टी। अब लिमिट की बात आ रही है। देखो जब x माइनस आर कॉट थीटा 1 रखूंगा तो कॉट टी इक्वल टू माइनस कॉट थीटा 1, तो t को पाई माइनस थीटा 1 रखना पड़ेगा। और जब आर कॉट थीटा रखोगे तब तो थीटा 2 रखी तो कोई दिक्कत नहीं। ये r से r पूरा r क्यूब कैंसिल हो जाएगा और माइनस म्यू नॉट एन आई बाई 2 की ये वैल्यू आएगी। डेनोमिनेटर में कोसेक टी आ रहा है तो ऊपर साइन टी आ जाएगा। साइन टी डी साइन टी डी टी का इंटीग्रेशन आ जाएगा कितना? माइनस कॉस टी। तो माइनस से माइनस साइन कैंसिल, तो आ जाएगा कॉस थीटा 2 माइनस कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा। तो ये वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट एन आई बाई 2 इंटू कॉस थीटा 2 प्लस कॉस थीटा, है ना। p की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट एन आई बाई 2 इंटू कॉस थीटा 2 प्लस कॉस थीटा। अब देखो आप सोचो कि अगर मेरे पास एक आइडियल सोलेनॉइड होता, है ना, मतलब बहुत कम रेडियस का और बहुत बड़ी लेंथ, उसको बोलते हैं आइडियल सोलेनॉइड। आइडियल सोलेनॉइड मतलब लेंथ इज इनफाइनाइट, रेडियस इज नेग्लिजिबल, लेंथ इज वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू रेडियस। तो ऐसे सोलेनॉइड की बात अगर मैं करूंगा तो इस वाले पॉइंट पर स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पता लगाने के लिए थीटा 1 जीरो के अप्रोच करेगा, थीटा 2 भी जीरो के अप्रोच करेगा। जब दोनों ये जीरो को अप्रोच करेंगे तो कॉस जीरो प्लस कॉस जीरो 1 प्लस 1 2 आ जाएगा। तो बी की वैल्यू म्यू नॉट एन आई आ जाएगी। बी की वैल्यू आ जाएगी कितना? म्यू नॉट एन आई, है ना। और इसी आइडियल सोलेनॉइड के एक एंड पॉइंट पे अगर अपन पहुंचते हैं तो एक जगह तो थीटा 0 हो जाएगा, एक जगह थीटा 90 डिग्री भी हो जाएगा। तो बी एट एंड पॉइंट म्यू नॉट एन आई बाई 2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आएगा सर। हाँ सर। इस तरह से भी हम इसको डिराइव कर सकते थे, है ना। इसको आप कई सारे सर्कुलर टर्म्स हैं, सर्कुलर कॉइल्स हैं, उनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिख लिख करके भी इसको डिराइव कर सकते हैं। क्या बात समझ में आ रही है बच्चों? यस सर।
ये बात समझ में आती है बच्चों? यस सर। तो सोलिनॉइड की तरह से ही एक और डिवाइस होती है जिसको बोलते हैं क्या, टॉरॉइड। ठीक है, टॉरॉइड की वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है। टॉरॉइड क्या होता है बेटा? वो होती तो एक सिलेंड्रिकल ट्यूब ही है, लेकिन उसको हम क्या है, एक सर्कुलर शेप में बेंड कर देते है ना, उसको एक सर्कुलर शेप में हम बेंड कर देते। और इस ट्यूब पर इस तरह के वायर्स की बाइंडिंग हम लोग कर देते हैं। इसको बोलते हैं क्या, एक टॉरॉइड। अब इसके अंदर हमें स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। अब इन सर्कुलर टर्म्स में करंट फ्लो होता है ना, कैसे कैलकुलेट करें बच्चों इसको? देखो यहाँ पर भी हम मान लेते हैं कि कैपिटल एन क्या है, कैपिटल एन इज टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, let capital N be the total number of terms. Capital N, let capital N be the total number of terms. और हम मान लेते हैं कि कैपिटल R जो है वो मीन रेडियस, कैपिटल R इज मीन रेडियस। अब क्या है, हमें कैलकुलेट करना है क्या, इस टॉरॉइड के अंदर स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक। देखो जैसा कि अपने को सिमेट्री से नजर आ रहा होगा कि भाई जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन आएगी वो ऐसा सरकमफेरेंस के अलोंग ही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी। तो हम क्या करें, इसी तरह का एम्पीरियन लूप ले लेते हैं। कंसिडर एन एम्पीरियन लूप ऑफ रेडियस कैपिटल आर, तो बी इंटू 2 पाई आर, ये किसके बराबर आ जाएगा, म्यू नॉट टाइम्स इसमें से जितना करंट पास हो रहा है। अब ये पूरे लूप में से तो क्या होगा, जितना भी टोटल करंट है वो पूरा इसके अंदर से ही पास हो रहा है ना, तो इसको एन आई लिख देते हैं। तो यहाँ से बी की क्या वैल्यू आ जाएगी आपके पास, म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाय 2 पाई, इसकी वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाय 2 पाई। ये बात समझ में सर यहाँ पे
करंट तो आई पास होगा ना हाँ बेटा, सर, टोटल करंट आई पास होगा ना। टोटल करंट आई नहीं पास होगा, टोटल करंट एन आई पास होगा, क्योंकि आई तो देखो, जैसे ये वाला जो लूप है, ये आई तो एक इसमें हर में से आई करंट जा रहा है ना बेटा, तो वो आई 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 कितनी बार पास होगा, देखो क्या है, ओके सर, समझा। आप इस तरह से देखो, ये है और एक और आपके पास ये काम है। अब हमने क्या किया, ये ऐसा एम्पीरियन लूप अपन ने लिया, ये ब्लू कलर में क्या है अपना एम्पीरियन, अब देखो भाई हो क्या रहा है, ये जो अपना रेड वाला जो हिस्सा है, जो अंदर वाला है, उसमें से करंट ऐसे 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 आते हुए दिखेगा ना अपने को कई बार, यस सर। है ना, इधर से बाहर आ रहा होगा और इधर से अंदर जा रहा होगा, इस तरह का करंट अपने को नजर आएगा, आएगा कि नहीं। यस सर। तो क्या समझ में आ रहा है तुम्हें, इस एम्पीरियन लूप से कैसे एन आई करंट जा रहा है, ये आई 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 एन बार निकलेगा, तो ये एन आई करंट ही तो कहेंगे इसको। यस सर, समझा। अच्छा, यहाँ पर भी आप कैपिटल एन बाई टू पाई आर को नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ बोल सकते हो, है ना, स्मॉल एन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। क्या ये बात समझ में आ रही है? हाँ सर। ये हमारे पास फॉर्मूला आएगा किसका, पी ड्यू टू अ करंट कैरिंग टॉरॉइड का, है ना, तो ये हमने अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स की वजह से बी कितना होता है क्या होता है ये अपन ने पता कर लिया है। ये हाँ बेटे, डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होगा इसका, देखो भाई, आप करंट की डायरेक्शन में राइट हैंड फिंगर्स रोटेट करो, जैसे इस पर्टिकुलर डायग्राम की अगर मैं बात करूं, तो इसमें कुछ इस तरह की डायरेक्शन में ये रहे, है ना, along the
टेंजेंट ही है। ये बात समझ में आ रही है मुझे? यस सर। ठीक है बच्चों, बाकी जो है फिर अब वो अगली क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, है ना। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट की जो शीट है उसमें से अब आप लोग क्या क्या कर सकते हो, देखो मैं होमवर्क लिखा दे रहा हूँ ना। पूरी शीट में से मैं क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ आपको। देखो एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 से तो मैंने तुम्हें दे दिया था होमवर्क शायद, है ना। मतलब यस।
हाँ बेटे, तो पार्ट 1 से हमको करना है सेक्शन ए बी सी डी ई, है ना, ये करना है ए बी सी डी। मैंने पहले कहाँ तक दे दिया था तुम लोगों को भाई? सी। सी तक दिया था। तो अब आप ये वाला भी कर सकते हो। पार्ट 2 से भी यही होमवर्क रहेगा। पार्ट 2 का ई सेक्शन कर सकते हैं क्या? चलो करो, पार्ट 2 में ऐसा नहीं रहेगा, पार्ट 2 में सिर्फ सी सेक्शन तक ही रहेगा, है ना। पार्ट 2 में सिर्फ रहेगा, पार्ट 1 में तो ए बी सी डी ई पूरा कर सकते हो, पार्ट 2 में सिर्फ रहेगा ए बी सी, और एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में से आप क्या क्या कर सकते हो? एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 की अगर अपन बात करें, अच्छा पार्ट 3 की अगर बात करें तो A1 कर सकते हो, A2 कर सकते हो, मतलब सेक्शन ए बी सी डी ई ये कर सकते हो, ए बी सी डी ये कर सकते हो। एक्सरसाइज 1 पार्ट 3 की बात कर रहा हूँ। ए बी सी डी ये कर सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है बच्चों? यस सर। Yes. ठीक है भाई, बाकी जो है वो अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। हाँ Bye, sir. Thank you. क्या आगे है ना, आप रिलायबल में जाना ऑफलाइन, लेकिन फ्री हो जाऊंगा।